लेट्स गो फॉर लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ी है, जो पहला लेक्चर था विद रिगार्ड टू फ्रिक्शन, उसमें हमने देखा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। इसका दूसरा नाम भी आपको पता होगा, दैट इज मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आप इसको ऐसे लिखते हैं FMS, ठीक है ना, मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज आल्सो कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के आज हम देखेंगे लॉज और इनको प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे एक्सपेरिमेंटली, कैसे हम इन लॉज को प्रूव करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड में लेता हूँ। हालांकि अगर आपने पहला लेक्चर अटेंड किया है तो सीधी बात है, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आ जाएगी इस चीज को देखने में। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या चीज है, अगर आपको याद होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है इट कम्स इनटू प्ले, ये कब आता है वजूद में, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पर चलती है या देयर इज ओनली टेंडेंसी फॉर मोशन, यानी जब एक बॉडी चलना चाहती है दूसरी बॉडी की सरफेस पर, यानी बॉडीज में सिर्फ टेंडेंसी है मोशन की, अभी बॉडी चलती नहीं है दूसरी बॉडी की सरफेस पर, तो उस वक्त भी फ्रिक्शनल फोर्स डेफिनेटली वहां पर अप्लाई होता है। एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले when there is no relative motion between the two bodies, when there is only tendency for motion, when the bodies are at rest with respect to each other, now the frictional force that comes into play at that very time is called static friction। already आपने पढ़ा है। ये static friction जो है इसका एक important nature है, that is called self adjusting nature of static friction। पिछला lecture जो आपने attend किया उसमें आपने ये पढ़ा है। तो क्या self adjusting nature है इसका, कि रेस्टिंग हालत में जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पर है लेकिन रेस्ट में है, लेकिन आप फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन बॉडी भी मूव नहीं हो रही है, सो दैट मींस देयर इज ओनली टेंडेंसी फॉर मोशन। तो उस चीज में आप क्या करते हैं कि जब आप अपना अप्लाइड फोर्स से 10 न्यूटन करते हैं तो उधर से भी फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन आता है, दैट इज व्हाई आपकी बॉडी जो मूव नहीं करते, वरना आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, बॉडी तो मूव करनी चाहिए, क्यों नहीं करते, इसका मतलब एक अपोजिंग फोर्स है एंड दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना, क्योंकि रेस्ट की हालत में बॉडी है और इस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी पर आ जाता है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन आपने 10 न्यूटन लगा दिया, बॉडी नहीं चाहिए, इसका मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन है अपोज। आपने अपना फोर्स 20 न्यूटन बढ़ा दिया, अब बॉडी अगर अभी भी नहीं चाहिए तो इसका मतलब है उधर से भी फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन आ गया। आपने 30 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, अगर बॉडी यदि नहीं चली तो उसका मतलब है कि उधर से भी 30 न्यूटन का आ गया, जिसने आपके फोर्स को बैलेंस किया। तो इसका मतलब है जितना जितना आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं तो उतना उतना फ्रिक्शनल फोर्स भी अपने आप को बढ़ाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। सो दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन हैज गॉट द सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, ये अपने आप को खुद ही एडजस्ट करती है आपके अप्लाइड फोर्स के हिसाब से। लेकिन एक बात, जब आप अपना अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते जाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी अपने आप को इंक्रीज करता है। लेकिन एक वक्त आता है ना, जब आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते हैं, एक वक्त आता है व्हेन योर अप्लाइड फोर्स इज इन सच अ वे दैट द बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव, अभी मूव नहीं कर रही है लेकिन अब बॉडी में टेंडेंसी आ गई कि बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव, उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, क्योंकि अभी बॉडी तो रेस्ट में ही है बट आपकी बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव है, इतना अप्लाइड फोर्स आपने लगा दिया, उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स आता है ना, तो दैट इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि उसके बाद अगर आप अप्लाइड फोर्स फिर से इंक्रीज करेंगे, अब बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगी। So that means static friction has got so many values, but there is a fixed value of this static friction that is called a limiting friction, and it is the maximum value of static friction. तो अगर आप उस वैल्यू से ज्यादा अप्लाइड फोर्स लगा देंगे, ठीक है ना, फिर बॉडी मूव करेगी, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगी। दैट इज व्हाई आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम पर पहुंच जाती है तब जब आपका अप्लाइड फोर्स बॉडी पर इतने मैग्नीट्यूड का है that the body just shows the signs of motion, that the body just begin to move, तो उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी पर आता है that's called maximum force of static friction and that's called limiting friction। ऑलरेडी आपने फर्स्ट लेक्चर में इस चीज को पढ़ा है। तो इसी लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसी मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज देखने की कोशिश करते हैं और इनको प्रैक्टिकली प्रूव भी करने की कोशिश करते हैं। तो पहला लॉ जो है इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का, वो यही बात बताता है कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इट ऑलवेज अपोजेस मोशन। हालांकि सभी फ्रिक्शन मोशन का अपोजिशन करती है, तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये भी मोशन का अपोजिशन करती है, इट नेवर सपोर्ट्स मोशन। तो जब भी आप, ठीक है ना, बॉडी को मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इट विल ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ द बॉडीज और रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन, ये पहला लॉ। लिमिटिंग फ्रिक्शन always opposes motion। पहला। दूसरा ला कि ये जो दो बॉडीज कंटैक्ट में होती है, when one body tries to move on the surface of another body, जो दो बॉडीज कंटैक्ट में होती है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये कहाँ एक्ट करता है? मोशन को तो अपोजिशन करता है डेफिनेटली, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है इसकी है
क्या कोई बोलेगा क्या परपेंडिकुलरली एक्ट करता है बॉडी पर, ऊपर की जानिब नीचे की जानिब, कैसे एक्ट करता है? तो दूसरा लॉ इसी बारे में आ गया कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है या ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट एक्ट्स टेंजेंशियली बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। अभी मैं दिखाने की आपको कोशिश करूंगा, ठीक है ना। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स tangentially between the two surfaces in contact, between the two surfaces in contact, two surfaces in contact। ये दूसरा लॉ है कि जो दो बॉडी, क्योंकि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पर चलना चाहती है तो दो बॉडी डेफिनेटली कांटेक्ट में आ जाती है चलते चलते, है ना। तो इनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो टेंजेंशियली एक्ट करता है, नो डाउट। वो बिल्कुल आपके अप्लाइड फोर्स के खिलाफ होगा फ्रिक्शनल फोर्स, वो तो पता है। लेकिन ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये दो बॉडी जो आपस में कंटैक्ट होती है तो इनके बीच वाली सरफेस में टेंजेंशियली एक्ट करता है, बिटवीन द टू सरफेसेस कंटैक्ट। थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं यहाँ पर। देखिए आप, ये एक मान लेते हैं सरफेस है, मान लीजिए ग्राउंड है, इस पर ये बॉक्स से चलना चाहता है, ठीक है ना। मैं इसको चलाना चाहता हूँ इस पर, ये देखिए आप। तो सीधी बात है, जब मैं इसको चलाना चाहता हूँ तो मेरा अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है। डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो है, क्या ये ऐसे करेगा एक्ट, क्या ये ऐसे करेगा, क्या ये परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, इसी बारे में लाया है ना। तो ये जो दो बॉडीज है, क्योंकि ये दो बॉडीज जो है यहाँ पर जो कंटैक्ट में है, इनकी सरफेस, इसकी ये वाली सरफेस और उसकी सरफेस कंटैक्ट में है, तो इनके बीच में टेंजेंशियली एक्ट करता है फोर्स। टेंजेंशियली का मतलब है, मान लीजिए ये बिल्कुल, ठीक है ना, ये जो कि थोड़ा मोटा पेन है, तो आप मान लीजिए ये बिल्कुल चपटे स्केल जैसी है, ठीक है ना। ये देखिए आप, ये देखिए आप, मैं ये दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए आप। तो ये जो है, ये इस सरफेस पर टेंजेंट है, ये देखिए टेंजेंशियली, है ना। तो इस सरफेस पर भी ये टेंजेंट है, ये देखिए इस सरफेस पर जो कांटेक्ट में आ गई इसके साथ। तो इनके बीच में जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स मेरा इस जानिब है, तो ये जो क्या बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, ये बिल्कुल इसके अपोजिट में होगा। लेकिन ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये इन दो फोर्सेस के बीच में टेंजेंशियली एक्ट करता है, टेंजेंशियली एक्ट करता है, ऐसे नहीं कि परपेंडिकुलरली। वही मैंने ला लिखा, दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियली बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। ये जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, तो अगर आप इन दो सरफेसेस को टेंजेंट डालेंगे, ये देखिए, तो ये जो पेन है ना, ये इस ऊपर वाली सरफेस जो है ये, ठीक है ना, तो वो जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, ये दोनों सरफेसेस पर टेंजेंट है, आपके बॉक्स की नीचे वाली सरफेस पर और इस बुक की ऊपर वाली सरफेस पर टेंजेंट है। तो इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा कौन, दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियली बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। इसको हम प्रूव भी करने की कोशिश करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल आपने देखा कि दूसरा लॉ जो है, तो ये दूसरा लॉ यही बात बताता है कि दैट the limiting friction, which you also called as maximum force of static friction, it acts tangentially between the two surfaces in contact, ठीक है। तीसरा लॉ कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन depends directly on the normal reaction between the two surfaces in contact। अब नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है, याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है ना, जब आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वहां से भी उतना ही फोर्स वापस आ जाता है। लेकिन ये जो दो फोर्सेस होते हैं, एक्शन और रिएक्शन, ये मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। इसी लिहाज से मैंने उस दिन भी आपको एग्जांपल दी थी कि जब आप किसी मतलब अर्थ पर कहीं खड़े हैं, ठीक है ना, या कोई बॉडी अर्थ पर है, तो मैं अर्थ पर फोर्स लगाता हूँ, कितना, इक्वल टू माई वेट mg। तो इसका मतलब है अर्थ भी मुझे ऊपर की जाने फोर्स लगाएगी, मैं अर्थ पर नीचे की जाने फोर्स लगाता हूँ, इक्वल टू माई वेट, दैट इज mg। ये देखिए, अब अर्थ भी मेरे को फोर्स लगाएगी बिल्कुल इसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में बराबर, दैट्स कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। सो नॉर्मल रिएक्शन इज द रिएक्शन फोर्स ऑफ अर्थ ऑन एवरी बॉडी व्हिच रेस्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ की ये बॉडी जो है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये अर्थ पर लगाती है फोर्स mg इक्वल टू से वेयर m इज इट्स मास। तो अर्थ जो इस पर फोर्स लगाएगी रिवर्स डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ जो आपने पढ़ा है, दैट्स नॉर्मल रिएक्शन, वो मैंने आर से दिखा दिया। अब ये लॉ कहता है कि ये जो लिमिटेड फ्रिक्शन होती है ना, मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उसको आप बोलते हैं, ये लिमिटेड फ्रिक्शन डायरेक्टली डिपेंड करती है इस नॉर्मल रिएक्शन पर। यानी अगर नॉर्मल रिएक्शन डबल हो जाएगा तो लिमिटेड फ्रिक्शन भी डबल होता है। अगर नॉर्मल फ्रिक्शन जो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, अगर ये 3 टाइम्स हो जाएगी, है ना, वो कैसे हो जाएगी? ये नॉर्मल रिएक्शन कब चेंज होगी, आप मुझे बता। ये तब चेंज होगी ना जब ये mg चेंज होगा, लेकिन mg तब चेंज होगा ना जब जनरली m चेंज होगा, मास ऑफ बॉडी। तो डेफिनेटली
कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये इस mg पर ही डिपेंड करेगी, क्योंकि ये mg का ही रिएक्शन फोर्स है ना। तो ये बात बताता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। मोर नॉर्मल रिएक्शन मोर लिमिटिंग फ्रिक्शन, लेस नॉर्मल रिएक्शन लेस लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन चूंकि डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली का मतलब है कि अगर नॉर्मल रिएक्शन डबल हो जाएगी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी डबल हो जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन 3 टाइम्स हो जाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी 3 टाइम्स हो जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन हाफ हो जाएगी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी हाफ हो जाएगी। दैट इज व्हाट यू नो बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हम जनरली दिखाते हैं ऐसे एफएमएस से, एफएमएस ठीक है ना, डिपेंडेंस डायरेक्टली, डिपेंडेंस डायरेक्टली किस बात पर डायरेक्टली डिपेंड करता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑन द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना, डिपेंड डायरेक्टली ऑन नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। यानी अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करेंगे हम ऐसे लिखेंगे दैट एफएमएस, देखिए आप एफएमएस डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज ऑल, ठीक है ना। अभी चूंकि मुझे इस लॉ को प्रूव करना है, तमाम लॉज को प्रूव करना है, इस तीसरे लॉ को भी प्रूव करना है, तो देखिए इसके प्रूव करने का मैं वहां पर एक और तरीका दिखाऊंगा। तो मुझे क्या दिखाना है? मुझे यही दिखाना है एक्सपेरिमेंटली कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, which you also called as maximum force of static friction, this depends directly on the normal reaction। अब इसका और क्या मकसद हो सकता है? इसका एक और मकसद ये है, यहां पर दिखाऊंगा मैं, which implies FMS, that is limiting friction। अब चूंकि जब प्रोपोर्शनलिटी खत्म होती है तो इक्वलिटी और कांस्टेंट आ जाता है, इट इज इक्वल, और यहां पर आएगा एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी के बदले इक्वलिटी और कांस्टेंट साथ में आएगा और, ठीक है, और ये भी एक तरीका है। तो अगर आप इस r को यहां लाएंगे ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये चीज मिलेगी which implies FMS divided by r। देखिए इस इक्वेशन से FMS, ये r यहां लाएंगे ये डिवाइड हो जाएगा, तो वहां सिर्फ कांस्टेंट रहेगा। So FMS by r is always a constant। This is very important। आने वाले क्वेश्चन में मुझे इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी कि FMS by r is always a constant। तो यही से मिलता है ना जो आपने लॉ पढ़ा है। तो इसलिए ये जो तीसरा लॉ है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पर। आप इस लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन नॉर्मल रिएक्शन। अब इसको दूसरा तरीका भी लिखने का है, तो इसका मतलब हो गया FMS डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। इसका दूसरा मकसद हो गया दैट रेशियो हो गया डिवीजन, किस किस का रेशियो? लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर आपने यही चीज दिखा दी कि आपने रेशियो निकाला FMS और R का बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस में, इफ FMS by R is always a constant, तो आपने तीसरे लॉ को प्रूव कर दिया। वही हो गया दैट FMS डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका दूसरा मकसद हो गया दैट FMS by R is always a constant। मैं आपको एक मिसाल देता हूं इस चीज को भी समझाने के लिए। मान लेते हैं कि मेरा ये जो सिचुएशन है, यहाँ पर एक बॉडी है विच इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए टेबल। ये मान लीजिए टेबल टॉप है, यहाँ पर इस पर आपकी बॉडी रेस्ट कर रही है। लेट मी सपोज इसका FMS जो है FMS, और यहाँ पर हम R और यहाँ पर निकालेंगे FMS बाय R, ठीक है। 3 कॉलम है एक टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है आपकी बॉडी का ये 5 है। ठीक है, लाइक दिस नॉर्मल रिएक्शन आप निकाल सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन है ना। आप बॉडी का मास देखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे g से, ठीक है ना। लेट मी सपोज दैट कम्स आउट 5। तो अगर ये mg5 है तो नॉर्मल रिएक्शन भी 5 है। तो एवरी रिएक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट है। लेट मी सपोज किसी तरीके से आपने r निकाला 5 है, ओके। अच्छा, FMS ये जो इस वक्त लिमिटिंग फ्रिक्शन इस बॉडी की होगी, लेट मी सपोज दैट इज 10। एन एग्जांपल कुछ तो होगा। तो जब आप निकालेंगे FMS by R मींस 10/5 यू गेट 2, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे आप? आपका नॉर्मल रिएक्शन 5 था। अब हम नॉर्मल रिएक्शन को सपोज करते हैं, लेट मी सपोज आप नॉर्मल रिएक्शन को 10 करते हैं। कैसे करेंगे नॉर्मल रिएक्शन को 10? इंक्रीज करना है, ये mg पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप बॉडी के मास को बढ़ाते हैं, यहाँ दूसरी बॉडी लाते हैं यही इसी मटेरियल की, लेकिन मास लेट मी सपोज डबल हो गया है, तो जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन 10 आ गए। अब सीधी बात है, जब नॉर्मल रिएक्शन डबल होगी नॉर्मल रिएक्शन, तो FMS भी डबल हो जाएगा। लॉ देखिए यहाँ, FMS डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन नॉर्मल रिएक्शन। व्हेन नॉर्मल रिएक्शन इज डबल्ड, FMS आल्सो गेट्स डबल्ड। तो इसका मतलब है अगर ये 10 हो गया, 5 से 10 बन गया तो डबल हो गया, तो ये 10 से बन जाएगा 20। That's what you mean by FMS depends directly on normal reaction। लेकिन जरा रेशियो देखिए क्या निकलेगा, वो वाला रेशियो FMS by R।
तो ये FMS/R जो है ये इस वक्त निकलेगा 20/10, दैट इज 20/10, तो दैट अगेन कम्स आउट टू, देखिए, और यही चीज कहलाया जाता है, ये देखिए 2 या किसी जगह 3 निकलेगा. So this ratio FMS/R always comes out to be a constant. That's what you mean by FMS/R is always a constant. That is how you can, ठीक है ना, show mathematically this third law. ठीक है ना, इस third law को mathematically दिखाने के दो तरीके हैं. Either you will show that FMS depends directly on R, or you will show that FMS/R will always remain a constant. तो अगर आपने ये शो कर दिया तो आपने तीसरा लॉ प्रूव कर दिया. या चीज याद रखिए, क्योंकि जब मैं प्रूव करूंगा मैं उसी चीज को प्रूव करूंगा. That I will show FMS/R is always a constant. So I have shown this third law. ठीक है ना. तो तीसरा लॉ यही बात बताता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, that limiting friction depends directly on the normal reaction between the two surfaces in contact. ये लाज आप थोड़ा याद रखिए, क्योंकि इनको मुझे प्रूव करना है. अब बोर्ड की स्पेस खत्म हो रही है तो मैं इसको मिटाता हूं. तो ये था तीसरा लॉ. और चौथा लॉ जो है, फोर्थ वन, वो बताता है कि ये जो दो बॉडीज कंटैक्ट में होंगी, ठीक है, तो इनके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा. ये डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द बॉडीज. ये जो दो बॉडीज कंटैक्ट में है ये किस मटेरियल की बनी हुई है, ठीक. मतलब अगर वुड और लेट मी सपोज नीचे सीमेंट, वुड और सीमेंट कंटैक्ट में है, ठीक, फिर हम वुड के बदले लाएंगे कोई ऑब्जेक्ट जो गिलास का बना हुआ है, सेम मास का लाएंगे. क्या दोनों सूत्र में लिमिटिंग फ्रिक्शन सेम हो? नहीं ना. तो इसका मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन विल डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ द टू बॉडीज इन कंटैक्ट. इट विल आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पॉलिश, ठीक है ना, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है ना. नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, ठीक है ना. तो इट आल्सो डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ पॉलिश. यानी अगर दो सरफेसेस है मान लेते हैं, उनके बीच में कुछ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो अगर आप वो जो सरफेसेस कंटैक्ट में है उनको पॉलिश करेंगे जस्ट लाइक दैट, उनको ठीक है ना, लुब्रिकेट करेंगे ग्रीस से जस्ट लाइक दैट, तो बॉडीज तो वही है, लेकिन जब आप उनके बीच में पॉलिश लगाएंगे ना तो उनमें फ्रिक्शन कम हो जाएगी. सो इसका मतलब है कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, चौथा लॉ हमें यही बताता है दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन material and nature of the surfaces in contact. FMS depends on material and nature of surfaces in contact, and also depends शाबाश ऑन स्टेट ऑफ पॉलिश. यानी अगर बॉडी सेम भी है लेकिन पहले बॉडी ये जो सरफेसेस कंटैक्ट में उनकी पॉलिश नहीं की गई है, ये रफ सरफेस है, फिर अगर आप उनको पॉलिश करेंगे, बॉडीज तो वही होंगी लेकिन आप पॉलिश सरफेसेस बनाएंगे तो फ्रिक्शन कम होगी. सो दैट इज व्हाई ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है और लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पॉलिश या स्टेट ऑफ पॉलिश of the two surfaces in contact. तो ये चौथा लॉ है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज FMS depends on material and nature of surface in contact and also depends on state of polish of the two surfaces in contact. लास्ट लॉ, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट. मैंने कहा डिपेंड नहीं है, इज इंडिपेंडेंट. लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट, ये डिपेंड नहीं करती है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पर डिपेंड नहीं करती है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉमन एरिया ऑफ कंटैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस, इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉमन एरिया ऑफ कंटैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस इन कंटैक्ट. Limiting friction is independent of common area of surfaces in contact. पूरा ध्यान रखना, पहले मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा. ये बोलता है कि जो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पर चलेगी, कुछ पोर्शन दोनों बॉडीज का कॉमन पोर्शन जो कंटैक्ट में आ जाएगा, है ना, तो वो कॉमन एरिया जो कंटैक्ट में है दो बॉडीज का, कॉमन एरिया जो आता है दो बॉडीज का कंटैक्ट में, जैसे अभी आप देखेंगे कॉमन एरिया से मेरा क्या मुराद है, ये जो है ये बुक एक सरफेस मान लेती है, तो इसका एरिया देख रहे हैं बहुत ज्यादा एरिया है, तो इस बॉक्स का एरिया, ये वाला एरिया, ये देखिए आप, ये कम है ना,
लेकिन कॉमन एरिया जो दोनों का कॉमन आता है जब दो बॉडीज आपस में टच करती है चलने के लिए एक दूसरे पर, ये देखिए तो कॉमन एरिया जो कंटेक्ट में है वो छोटी बॉडी का जो एरिया है ना, इतना ही एरिया कॉमन जो एरिया कंटेक्ट में है। अबे बोलते हैं ये जो कॉमन एरिया कंटेक्ट में है ना, ये कॉमन एरिया जो दो बॉडीज हम चेंज नहीं करेंगे, बॉडीज वही है, स्टेट ऑफ पॉलिश वही है, मटेरियल वही है, हम कोई भी चेंज नहीं लाएंगे, ठीक है ना, इन बॉडीज में। हाँ एक चीज करेंगे, अभी जो कॉमन एरिया कंटेक्ट में है ना, कॉमन एरिया जो कंटेक्ट में है, मान लेते हैं अभी दूसरा चीज मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए अभी ऐसे हम बताते हैं कि ये जो यहाँ पर ये मानते थे बॉक्स है, नीचे ग्राउंड है, अब बॉक्स में ऐसे चला दो, ये बॉक्स की बेस कहलाई जाती है, ये जो ज्यादा एरिया है बॉक्स की बेस, यानी बेस पर इस वक्त बॉक्स है। तो कॉमन एरिया ऑफ कंटैक्ट क्या है, इतना कॉमन एरिया ऑफ कंटैक्ट है, यानी इसका एरिया और नीचे ग्राउंड का एरिया जो कॉमन एरिया कंटैक्ट में है वो बिल्कुल ये एरिया है ना, सही। अब मैं बॉडीज को चेंज नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं इसको एज पर रखूंगा ऐसे इस बॉक्स को, यानी अब ये एरिया कॉमन में आएगा, ये वाला, यानी पहले से कम बॉडीज वही है, कुछ चेंज नहीं होना, नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो गई ना, बॉडी का मास चेंज हो गया, बाकी सभी चीजें बिल्कुल सेम है। अभी पहले एरिया ऑफ कंटैक्ट बॉडीज के बीच में ज्यादा था, अब एरिया ऑफ कंटैक्ट कम हो गया है। मुझे बताइए जब एरिया ऑफ कंटैक्ट ज्यादा है बिटवीन टू सरफेस इन कंटैक्ट, उस वक्त कुछ लिमिटेड फ्रिक्शन होगा, जो भी होगा 10 न्यूटन 20 न्यूटन जो भी होगा लिमिटेड फ्रिक्शन, ठीक है ना, लेट मी सपोज 20 न्यूटन इस वक्त जब कॉमन एरिया ऑफ कंटैक्ट इतना है, जो कि इस बुक का एरिया है जब ये टच में आती है सरफेस के साथ। फिर जब मैं इस बुक को ऐसे ठीक है ना रखता हूं ऑन इट्स एज, अब कॉमन एरिया ऑफ कंटैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस गेट्स रिड्यूस्ड, ये कॉमन एरिया जो कंटैक्ट में ये कम हो गया। क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन पर कोई फर्क पड़ेगा? अगर पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन था, अब कॉमन एरिया ऑफ कंटैक्ट कम हो गया है, क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? आपको क्या लगता है? तो लगता तो ये है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये डिपेंड करेगी इस कॉमन एरिया ऑफ कंटैक्ट पर, है ना। अभी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी इस सिचुएशन में, वो इस सिचुएशन में लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होगी, लेकिन लॉ बताता है कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करती है कि व्हाट इज द कॉमन एरिया ऑफ कंटैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस, क्या कॉमन एरिया जो कंटैक्ट का है वो ज्यादा है या कॉमन एरिया जो कंटैक्ट का है वो कम है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? लेकिन शर्त है कि बॉडीज चेंज नहीं होनी चाहिए, बॉडी की जो स्टेट ऑफ पॉलिश वगैरह कोई भी कंडीशन और बॉडी की चेंज, नॉर्मल रिएक्शन वगैरह चेंज नहीं है। अगर आपकी सेम बॉडीज है, सेम मटेरियल बॉडीज, आपने बॉडीज को चेंज नहीं किया तो कॉमन एरिया ऑफ कंटैक्ट ज्यादा है या कम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के वैल्यू पर। वही लॉ बताता है दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉमन एरिया ऑफ सरफेसेस इन कंटैक्ट, यानी कॉमन एरिया ऑफ सरफेसेस ज्यादा है या कम है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन सेम रहेगा, ये डिपेंड नहीं करता है ऑन द कॉमन एरिया ऑफ कंटैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। दूसरा, ये शेप पर भी डिपेंड नहीं करता है, मतलब अगर आप देखेंगे इस वक्त रेक्टेंगुलर शेप है आपकी बॉडीज का, ये रेक्टेंगुलर शेप जो कंटैक्ट में है दूसरी बॉडी के साथ, है ना। अब ये जो बॉडी है, ठीक, ये जो आप देख रहे हैं कार्डबोर्ड, यही बॉडी में लाता हूं, लेकिन इस वक्त मैं इसको क्यूबॉइड नहीं लाता हूं, इस बॉडी को मैं इसको स्फीयर बनाता हूं, लेट मी सपोज, यहां स्फीयर छोड़ दीजिए, मैं इसको क्यूबॉइड से बनाता हूं, लेट मी सपोज क्यूब, यहाँ रेक्टेंगल, यहाँ ट्रायंगल और सर्किल 3 डायमेंशनल ट्रायंगल बनाऊंगा इसकी, जस्ट लाइक दैट। आप ऐसे बता सकते हैं, लेट मी सपोज अभी ये पूरा क्यूबॉइड था, अब मैं इसको क्यूब बनाता हूँ जस्ट लाइक दैट, तो इसका शेप मैंने चेंज कर दिया, लेकिन मटेरियल वही है, बॉडी वही है, मास वही है, इसी बॉडी को बनाया गया, एक 1 kg वाली बॉडी है, इसी 1 kg वाली बॉडी का जो पहले क्यूबॉइड थे अब मैंने इसको क्यूब बना दिया, यानी शेप चेंज किया। अब क्या होता है, अभी जो पहले क्या था लिमिटिंग फ्रिक्शन, लेट मी सपोज पहले 20 न्यूटन था जब ये क्यूबॉइड था, अब मैंने इसको क्यूब बना दिया, यानी मैंने शेप चेंज कर दिया, है, लेकिन बॉडी वही है, मटेरियल वही है, कोई चीज मैंने चेंज नहीं की, सिर्फ शेप चेंज किया। अब अगर पहले 20 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन था, शेप चेंज की फ्रॉम क्यूबॉइड टू क्यूब, फिर से वही बॉडीज कंटैक्ट में आई, इस वक्त क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन डिफरेंट होगा या सेम होगा? तो लॉ बताता है सेम। तो इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन जो दो बॉडीज के बीच में होती है, न तो वो डिपेंड करती है कि कॉमन एरिया ऑफ कंटैक्ट कितना है दो बॉडीज का, और न तो वो डिपेंड करती है कि शेप क्या है दो बॉडीज की जो आपस में कंटैक्ट में होती है, लेकिन शर्त कि उन बॉडीज का नॉर्मल रिएक्शन वगैरह चेंज होना चाहिए, आप बॉडीज को चेंज नहीं करेंगे। अगर सेम बॉडीज है इन कंटैक्ट तो उन बॉडीज की शेप क्या है, पहले क्या है बाद में क्या, अगर शेप आप चेंज भी करेंगे दो बॉडीज का, लेकिन बॉडीज अगर सेम रहेगी तो उस शेप चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा उन दो बॉडीज के बीच में। सो दैट इज व्हाई इसमें मैं थोड़ा एडिशन करना चाहता हूं, दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इज इंडिपेंडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इंडिपेंडेंट of common area of surfaces in contact and limiting friction जो है FMS is also independent, तो ये डिपेंड नहीं करती है on the shape of the two bodies in contact as long as normal reaction remains same। तो
कोई बोलेगा कि मैं दूसरी बॉडी लो उसका मास ज्यादा करूंगा, जस्ट लाइक उसका मास कम करूंगा तो चेंज होगा ही, एज लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन रिमेन द सेम. So FMS, that is limiting friction, is independent of common area of surfaces in contact, and this FMS is also independent of the shape of the surfaces in contact, is also independent of the shape of the surfaces in contact. तो ये 5 लॉ है जो गवर्न करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन को, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन विच आल्सो मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो इस चीज को 5 लॉज गवर्न करते हैं. तो हम इनको जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं. तो पहला लॉ क्या बताता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये ऑलवेज अपोज मोशन को करता है, ये कभी मोशन को फेवर नहीं करता, ऑलवेज अपोज मोशन. एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियली बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट. दूसरा लॉ. तीसरा लॉ, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन. तो इसको दूसरा तरीका दिखाने का है दैट रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज रिमेन्स ए कांस्टेंट. तीसरा लॉ. चौथा लॉ बताता है कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ पॉलिश. ठीक है ना. तो लास्ट लॉ कहता है ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये डिपेंड नहीं करता है कॉमन एरिया कंट्रैक्ट कितना है बॉडीज का, कम है या ज्यादा का, एज लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन रिमेन सेम, बॉडीज रिमेन सेम. ठीक है ना. तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये डिपेंड नहीं करती है इस कॉमन एरिया ऑफ कंट्रैक्ट क्या है दो बॉडीज के बीच में. ठीक है ना. और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये इस बात पर भी डिपेंड नहीं करती है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द टू बॉडीज इन कंट्रैक्ट. ठीक है ना. तो शेप आप चेंज भी करेंगे दो बॉडीज का, एज लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन द सेम, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन सेम होगा. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन might depends on common area of contact between surfaces, not depends on shape of the surfaces in contact. This is about laws of motion. तो sorry, this laws of limiting friction. ठीक है ना. तो अब इन laws को हम प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे. ठीक है ना. एक सिंपल एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट से हम इनको प्रूव